नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ एंटर में। दोस्तों, आप जानते हैं कि 2006 से लेकर 2020 तक के जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछे गए कंप्लीट जीके जीएस के क्वेश्चन को हम कवर कर रहे हैं हमारे इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन में। और इस सेशन में दोस्तों हम लोगों ने प्राचीन इतिहास के सभी क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज तरीके से सॉल्व कर डाला था और अब हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास से प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास से सल्तनत काल के प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे थे। 25 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर डाले थे। अब आज हम लोग उसके आगे 25 क्वेश्चन के आगे 26वें नंबर से प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। बट शुरुआत करने से पहले मैं कहूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सभी दोस्तों तक शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को, इस कंप्लीट सेशन को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये सेशन आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। 25 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था, आज बारी है 26वें नंबर क्वेश्चन की। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था। 4 ऑप्शन दिया गया है। वो विक्षिप्त था, वो व्यवहारिक राजनेता नहीं था, उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया, उसने चीन के साथ युद्ध किया। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों से अगर बताऊं कि अगर आप इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को 90% चांसेस हैं कि आप गलत करके आएंगे। ठीक है ना। पहले तो मैं आपको बताता हूं इसका सही आंसर क्या है, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं इस क्वेश्चन को। तो जो कारण है इस ऑप्शन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हो रहा है कि वो व्यवहारिक राजनेता नहीं था। ये सही जवाब हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर मैं अपना ओपिनियन पर्सनली दूं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, तो अगर मैं सिर्फ ये कहूं कि वो व्यवहारिक राजनेता नहीं था तो ये संपूर्ण या पर्याप्त नहीं होगा। बल्कि मेरा मानना ये है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसके असफल होने के कारण, बहुत बड़ा कारण अगर मैं बताऊं तो वो था उसका राजनीतिक प्रयोग। ठीक है ना। वो राजनीतिक प्रयोगों में उसने सबसे पहला क्या किया कि उसने अपनी राजधानी परिवर्तित की। वो अपनी राजधानी को दिल्ली से ले जाकर के दौलताबाद में शिफ्ट किया करता है। कहां पे करता है? दौलताबाद में शिफ्ट करता है। उसके बाद जब वो देखता है कि भाई दिल्ली से दौलताबाद जब वो चला आया तो फिर दिल्ली के एरिया को वो कवर नहीं कर पा रहा है, एक बड़े हिस्से को कवर नहीं कर पा रहा उत्तर भारत के, तो फिर वो क्या करता है, वापस दौलताबाद से दिल्ली अपनी राजधानी को फिर से शिफ्ट करता है। मतलब ये एक फ्लॉप कारण हुआ। दूसरा उसने क्या किया कि उसने प्रतीक मुद्राएं चलवाई। ठीक है ना। और वो प्रतीक मुद्रा के कारण क्या होता है कि बाजार में नए नए जाली सिक्के आने लग जाते हैं। तो ये भी एक कारण होता है इसके असफल होने का। तो मतलब इसने क्या किया कि इसे अनेक प्रकार के ये अपने पूरे राजनीतिक करियर में एक्सपेरिमेंट ही करते रहा और इसी एक्सपेरिमेंट के कारण ही क्या होता है, ये बहुत ही फ्लॉप व्यक्ति कहलाता है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है ना। लेकिन अगर इस ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देखें तो इस ऑप्शन के हिसाब से हम कह सकते हैं कि वो एक व्यवहारिक राजनेता नहीं था। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज्यादा विवादित रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को भी सिलेक्ट किया था, लेकिन अंत में जो आयोग था एसएससी का उसने ऑप्शन नंबर बी को ही सही जवाब माना था। ठीक है ना। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एसएससी सीएचएसएल 2011 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे लोग कहता हूं कि वर्तमान दौलताबाद, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? 4 ऑप्शन दिया गया है, मैसूर, निजामाबाद, औरंगाबाद या भोपाल। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगाबाद। जी हाँ दोस्तों, दौलताबाद जो है ये महाराष्ट्र का एक नगर है और इसका प्राचीन नाम क्या था दौलताबाद का? देवगिरी था। ठीक है ना। और ये औरंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के अंदर, ठीक है ना, ये दौलताबाद स्थित है। और दौलताबाद का जो प्राचीन नाम है वो क्या है दोस्तों? देवगिरी है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? 4 ऑप्शन है, अकबर ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, बाबर ने या फिर हुमायूं ने। तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था कि भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा प्रारंभ की थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चन को सिस्टमैटिक तरीके से हमने अरेंज किया है आप लोगों के लिए। एक एक टॉपिक के हिसाब से हम लोगों ने क्वेश्चन को लिया है, हर उस पॉइंट को, हर उस क्वेश्चन को कवर कर दिया है जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसीलिए कह रहा हूं ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शेयर जरूर करते हुए चलिएगा सभी दोस्तों तक, और शेयर करना और लाइक करना इस वीडियो को बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार बनाइएगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका क्या कहता है देखिए,
कह रहा है मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है। चार ऑप्शन है, इब्राहिम लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर या अकबर। तो दोस्तों ये मनियरों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग बोला करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही जवाब हो जाता है। ठीक है, अब आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर, जजिया कर क्या था दोस्तों, ये एक प्रकार का रिलीजियस टैक्स था जो कि नॉन हिंदू पीपल से लिया जाता था। ठीक है ना, चार ऑप्शन दिया गया है, फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज तुगलक। जी हाँ दोस्तों, फिरोज तुगलक ने क्या किया था कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ठीक है ना, इसने क्या किया था फिरोज तुगलक ने कि हिंदुओं पर इसने जिम्मी लगाया था। जिम्मी मतलब इसने हिंदुओं को क्या बोला, जिम्मी बोला, पहला चीज समझना। और ये बोला कि भाई जो जिम्मी है वो जजिया कर देंगे। ठीक है ना, और इस्लाम भाषा में जिम्मी को बोलते हैं इस्लाम ना स्वीकार करने वाला। ठीक है ना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि भारतीय उपमहाद्वीप में, पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट में अगर हम लोग देखें, सब कॉन्टिनेंट में, तो सबसे पहले जजिया कर कौन लगाता है, तो मोहम्मद गौरी लगाता है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया, तो मोहम्मद गौरी ने लगाया। ठीक है ना, और अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया, तो फिरोज तुगलक ने लगाया है। दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, जो कि आगे अकबर क्या करता है, जजिया कर को समाप्त कर दिया करता है, उसके बाद औरंगजेब आता है, वो फिर से जजिया कर को प्रारंभ करता है। यह भी आगे हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, अब आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। चार ऑप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी या फिरोज तुगलक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। जी हाँ दोस्तों, सती प्रथा को रोकने का प्रयास करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। और दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक इकलौता ऐसा सुल्तान था जो हिंदुओं के साथ होली भी मनाया करता था, मतलब हिंदुओं के होली के त्यौहार में भी हिस्सा लिया करता था। ठीक है, अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहां से आया था। चार ऑप्शन दिया गया है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसको कर ले जाएंगे। चार ऑप्शन है, मोरक्को से, फारस से, तुर्की से या मध्य एशिया से। तो दोस्तों जो इब्न बतूता था ये मोरक्को का निवासी था। ठीक है ना, और मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता, और ये तमाम देशों की यात्रा करते हुए वर्ष 1313 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया करता है। और दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया, और उसके बाद फिर 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, इसको अपने राजदूत के रूप में चाइना भेजा करता है। ठीक है ना, कहां भेजता है, चाइना भेजता है। और स्वदेश लौटने पर इसने चाइना आता है, और इसके बाद फिर कहां चला जाता है, इब्न बतूता अपने देश मोरक्को वापस चला जाया करता है। और अपने देश मोरक्को वापस जाने के बाद इसने क्या किया, इसने जितने भी देशों में यात्राएं की, अपनी पूरी यात्राओं का जो क्या कह सकते हैं वर्णन है, इसने एक रहला नामक ग्रंथ पे अपनी यात्रा के स्मरणों का संकलन किया है। किस ग्रंथ में, रहला, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, रहला नाम के ग्रंथ पे इसने क्या किया, अपने यात्रा का पूरा जो स्मरण था उसका संकलन इसने किया है। ठीक है ना, तो इब्न बतूता कहां से आया था, मोरक्को से आया हुआ था। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। अभी मैंने बताया भाई कि इब्न बतूता जो है वो आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मतलब देख रहे हो क्वेश्चन जो है दोस्तों ये बार बार रिपीट होते हैं, बस क्वेश्चन पूछने के तरीके को बदल दिया जाता है, ऑप्शंस को ऊपर नीचे दाएं बाएं कर दिया जाता है। इसीलिए आप लोगों को ये प्रीवियस ईयर सेशन कराया जा रहा था कि आप इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेशन को भी अगर आप कर लेते हो ना, तो आप गारंटी है हमारी कि आप 90% से ज्यादा जीएस क्वेश्चन हमारे सेशन से जुड़ने के बाद आप बड़े आराम से करके आएंगे अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठ जाइए। ठीक है ना, तो चलिए, तो ये कहां से आया था इब्न बतूता, किसके शासनकाल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और कहां से आया था दोस्तों, तो मोरक्को से आया था। ठीक है ना, चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि कुतुब मीनार को जैसे आज हम उसे देख रहे हैं अंततः पुनर्निर्माण किसने करवाया था। चार ऑप्शन है, बलबन के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, सिकंदर लोधी के द्वारा, फिरोज तुगलक के द्वारा। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फिरोज तुगलक के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, कुतुब मीनार को आज जैसे हम लोग देख रहे हैं तो इसका पूरा पुनर्निर्माण कराने का जो श्रेय है वो फिरोज तुगलक को जाया करता है, क्योंकि फिरोज तुगलक के शासनकाल में इस कुतुब मीनार पे दोस्तों बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ करता है। तो बहुत नुकसान होने के कारण क्या करता है, जो कुतुब मीनार में आखिरी की 2 मंजिलें हैं
उन 2 मंजिलों का निर्माण फिरोज तुगलक करवाता है, साथ ही साथ इसका पुनर्निर्माण भी फिरोज तुगलक करवाया करता है। ठीक है, अब आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, और जो इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन है निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों को बसाया। 4 ऑप्शन है, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने या इब्राहिम लोदी ने। तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक दोस्तों दिल्ली का ऐसा सुल्तान था जिसने उत्तर भारत में कई शहरों का इसने निर्माण करवाया, कई शहरों की इसने स्थापना की। जी हाँ दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। ठीक है ना, और यह भी कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नए नगरों का निर्माण करवाया, जिनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट नगर है जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कौन से हैं। वो तो एक है आपका फतेहाबाद, ठीक है, दूसरा हिसार है, तीसरा फिरोजपुर है, चौथा जौनपुर है और 5वां फिरोजाबाद है। ठीक है ना, ये जो पांच शहर हैं, ये 5 नगर जो इसने बसाए हैं फिरोज शाह तुगलक ने, ये बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इन 5 के नाम आप लोगों को बता दिए। प्रॉपरली नोट कर लीजिए या कहीं ना कहीं इसको लिख लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। फिर से बता रहा हूं, फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए गए नगरों को फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद। ठीक है ना, अब आइए, उम्मीद करता हूं इतना एक्सप्लेनेशन आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा होगा, बेहतरीन ढंग से। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। क्वेश्चन देखिए, पढ़िएगा, समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। 4 ऑप्शन है, खिलजी वंश ने, तुगलक वंश ने, दास वंश या लोधी वंश ने। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग प्रॉपर तरीके से। ठीक है ना, फिर इसका आंसर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले खिलजी वंश है, तो खिलजी वंश का देखते हैं शासनकाल कब से कब तक होता है। तो दोस्तों खिलजी वंश का जो शासनकाल है ये 1290 से लेकर के 1320 तक रहता है शासनकाल इसका। ठीक है ना, खिलजी वंश का। अब दूसरा तुगलक वंश, तो तुगलक वंश का शासनकाल देखिए, तो तुगलक वंश का शासनकाल जो है वो दोस्तों वो 1320 से लेकर के 1414 तक रहता है। कब से कब तक? 1414 तक रहता है। अब दास वंश है, तो दास वंश का अगर हम लोग देखें तो दास वंश का शासनकाल जो है वो 1206 से लेकर के 1290 के बीच में रहता है। ठीक है ना, 1206 से लेकर 1290 के बीच में शासनकाल रहता है। लोधी वंश की अगर बात करें तो लोधी वंश का जो शासनकाल है दोस्तों वो 1451 से लेकर के 1526 तक रहता है। ठीक है ना, 1451 से लेकर के 1526 तक ये रहा करता है। तो इस हिसाब से आइए हम लोग देखना, डिसाइड करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। तो अब चारों का शासनकाल लिख गया है, तो आप बड़े आराम से समझ ही गए होंगे किसका सबसे ज्यादा शासनकाल है। सबसे ज्यादा है तुगलक वंश का। किसका है दोस्तों? तुगलक वंश का। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, अब आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। क्या है क्वेश्चन? नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों को वंशों को कालक्रम अनुसार में व्यवस्थित कीजिए। 4 ऑप्शन है, खिलजी, तुगलक, सैयद, गुलाम। ठीक है ना, तो चलिए कालक्रम के अनुसार हम लोग इसको व्यवस्थित करना शुरू करते हैं। तो पहले खिलजी है। खिलजी का मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि भाई 1290 से लेकर के 1320 तक रहता है। कब तक? 1320 तक। ठीक है ना, अब तुगलक है। तुगलक की बात करूं तो तुगलक का भी मैंने बताया कि भाई 1320 से लेकर के 1414 के बीच में रहता है। अब सैयद वंश की बात करूं तो सैयद वंश 1414 से लेकर के आपका 1451 तक रहता है। ठीक है, अब गुलाम वंश की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, गुलाम वंश की, तो दोस्तों इसको हम लोग दास वंश के नाम से भी जाना करते हैं। तो ये 1206 से लेकर के, कब से? 1206 से लेकर के 1290 के बीच में शासन करते हैं। तो चलिए अब इनको हम लोग काल के हिसाब से हम लोग अरेंज करना शुरू करते हैं। ठीक है ना, तो काल के हिसाब से अरेंज करें अगर हम लोग इसको, तो सबसे पहले कौन है? गुलाम वंश है। ठीक है, उसके बाद कौन है? उसके बाद देखो आप खिलजी वंश है, ये आप देख पा रहे हो। ठीक है ना, खिलजी वंश में कलर चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, खिलजी वंश है। उसके बाद आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पे तुगलक वंश है। कौन है? तुगलक वंश है। और उसके बाद फिर सबसे अंतिम में कौन है? सैयद वंश है। ठीक है ना, सैयद, जिसका शासनकाल 1414 से 1451 तक रहता है। तो इसको हमें सही तरीके से अरेंज करें तो इसका अरेंजमेंट बन रहा है 4 1 2 3। तो ऑप्शन में देखिए 4 1 2 3 है कहीं पे? 4 1 3 2, 1 4 2 3, 1 2 3 4,
4 1 2 3। तो ये रहा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाया करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देखते हैं। कहता है भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है। तुगलक वंश के बाद कौन सा शासन में आता है। 4 ऑप्शन है, गुप्त वंश, खिलजी वंश, मुगल वंश या सैयद वंश। तो अभी अभी मैंने बताया कि भाई तुगलक वंश के बाद आपका सैयद वंश आया करता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला जो चौथा वंश होता है, कौन सा, चौथे नंबर का जो वंश होता है वो सैयद वंशी हुआ करता है। और सैयद वंश दोस्तों आपके 1414 से लेकर के 1451 तक शासन किया करता है। और इन्होंने दोस्तों तुगलक वंश के बाद ही अपने राज्य की स्थापना की। ठीक है ना, तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आइए देखते हैं। कहता है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। 4 ऑप्शन है, इब्राहिम लोधी, दौलत खान लोधी, बहलोल लोधी या सिकंदर लोधी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहलोल लोधी। जी हाँ दोस्तों, लोधी वंश का जो संस्थापक है वो कौन है, वो आपका बहलोल लोधी है। ठीक है ना, अब बहलोल लोधी का अगर शासन अवधि हम लोग देखें तो इसका शासन अवधि 1451 से लेकर के 1489 तक रहा करता है इसका शासन अवधि बहलोल लोधी का। ठीक है ना, और इसने क्या किया कि सैयद वंश के जो अंतिम शासक था जिसका नाम अलाउद्दीन आलम शाह था, उसको अबदस्त करके दिल्ली के सिंहासन को कब्जा कर लिया करता है। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आइए देखते हैं। कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त होता है। क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त होता है। 4 ऑप्शन यहां पे दिया गया है। ठीक है ना, 1498, 1526, 1565 और 1600 में। ठीक है ना, तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का जो राज्यकाल होता है ये 1526 में समाप्त हुआ करता है। कब होता है, 1526 में हुआ करता है इसका समाप्त। जी हाँ दोस्तों, जब तराइन का दूसरा युद्ध होता है, ठीक है ना, तराइन का दूसरा युद्ध होता है तो मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय साम्राज्य का गवर्नर नियुक्त कर देता है। उसके बाद जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु जाती है तो उसकी मृत्यु के बाद 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ा करती है। और दोस्तों फरगना के शासक बाबर और दिल्ली सल्तनत सुल्तान इब्राहिम के बीच में क्या होता है कि 21 अप्रैल, कब दोस्तों, मैं लिख रहा हूं यहां पे डेट, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध हुआ करता है। किसके बीच होता है पानीपत का पहला युद्ध, आपके फरगना के शासक बाबर और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोधी के बीच हुआ करता है। कब होता है, 21 अप्रैल 1526 को हुआ करता है ये युद्ध। और इस युद्ध में बाबर की विजय हो जाती है और इस विजय के साथ दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो जाया करता है और यहीं से मुगल वंश का साम्राज्य स्थापित हुआ करता है। ठीक है ना, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1526 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल 1526 ईस्वी में समाप्त हुआ करता है। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था। 4 ऑप्शन है, गुलाम वंश, अंतिम वंश पूछा गया, माफ कीजिएगा। क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था, गुलाम वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश या लोधी वंश। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोधी वंश। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश जो था वो लोधी वंश था। और इस लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो बहलोल लोधी था। यहां मैं लिख दे रहा हूं कौन था अंतिम, इसका संस्थापक कौन था, बहलोल लोधी था, लोधी वंश का संस्थापक। ठीक है, और जबकि इसमें लोधी वंश का अगर अंतिम शासक आप लोगों से पूछे तो अंतिम शासक कौन है, तो अंतिम शासक है इब्राहिम लोधी। कौन है, इब्राहिम लोधी है। ठीक है, तो ये दोनों ही पॉइंट याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश था और लोधी वंश की स्थापना किसने की थी, तो बहलोल लोधी ने की थी। ठीक है ना, और दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोधी था। ठीक है ना, सारे पॉइंट्स को प्रॉपर तरीके से नोट कर लीजिए कहीं पे, क्योंकि हर एक पॉइंट से आप देख रहे हैं क्वेश्चन कहीं ना कहीं से बन रहा है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो दोस्तों, सुलेमित करने के लिए दिया गया है। ठीक है ना, एक तरफ दोस्तों आप लोगों को दिया गया है लेखक के नाम, एक तरफ दिया गया उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक या ग्रंथ। ठीक है ना, वो दिया गया है। तो एक तरफ दिया गया है क्या है, शमसे सिराज अफीफ, जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो, इब्न बतूता। एक तरफ दिया गया तारीख़ फिरोज शाही, तारीख़ मोहम्मदी और तबाकत ए नासिरी, फतवा ए जहांदारी। चलो एक काम करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, सुलेमत करना शुरू करते हैं। ठीक है ना,
सुलेमित करना शुरू करें, सबसे पहले अगर हम लोग देखें शमसे सिराज अफीफ को, तो शमसे सिराज अफीफ ने तारीख़ फिरोज शाही लिखा है। क्या लिखा है? तारीख़ फिरोज शाही को इसने लिखा है, यानी कि ये जो हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अब जियाउद्दीन बर्नी की देखें हम लोग, तो जियाउद्दीन बर्नी ने दोस्तों फतवा ए जहांदारी लिखा है। क्या लिखा है? फतवा ए जहांदारी, यानी कि इसका बी वाला हो जाएगा। फिर अमीर खुसरो को अगर देखें तो अमीर खुसरो ने क्या लिखा है दोस्तों? तो किरान उस सादेन लिखा है, आशीष और आशिक लिखा है, और तुगलक नामा लिखा है। ठीक है ना, अमीर खुसरो ने। बात समझ में आ रही है? उसके बाद इब्न बतूता की बात करूं तो इब्न बतूता ने दोस्तों रहला लिखा है। कौन सा लिखा है? रहला लिखा है। तो ये जो क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन का मैं अगर बात आप लोगों से बताऊं तो ये बहुत ही ज़्यादा विवादित प्रश्न रहा है, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन प्रॉपर तरीके से मैच नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि जो अमीर खुसरो है दोस्तों, अमीर खुसरो ने 3 लेख लिखे हैं। एक तो किरान उस सादेन लिखे हैं, आशिक लिखा है, और तुगलक नामा लिखा है। ठीक है ना, क्या लिखा है? तुगलक नामा लिखा है। और इब्न बतूता की बात करूं तो इब्न बतूता ने दोस्तों रहला नाम का ग्रंथ लिखा है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं है। ठीक है ना, तो इस वजह से ये जो क्वेश्चन था दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा विवादित था। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा विवादित था। इसका जो सही ऑप्शन है केवल, कौन तो सही सुलेमित है, तो केवल ऑप्शन नंबर ए ही ऐसा है जो सही तरीके से सुलेमित है। बात समझ में आ रही है आपका? और दूसरा वाला क्या करूँ, जियाउद्दीन बर्नी की बात करूँ तो जियाउद्दीन बर्नी वाला भी सही सुलेमित है। ठीक है ना, बाकी के 2 सुलेमित नहीं है और 2 सुलेमित है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा विवादों में रहा था। इसलिए इस क्वेश्चन का मैं कोई जवाब नहीं देना चाहूँगा प्रॉपर तरीके से, लेकिन सबका मैंने बता दिया कि भाई शमसे सिराज अफीफ ने तारीख़ फिरोज शाही लिखी है। जियाउद्दीन बर्नी ने क्या लिखा था? तारीख़ मोहम्मदी लिखा है। अमीर खुसरो की बात करूँ तो अमीर खुसरो ने 3 चीज़ें लिखी है। वो 3 चीज़ें कौन सी थी दोस्तों? जियाउद्दीन बर्नी ने एक सेकंड माफ कीजिएगा दोस्तों, हाँ, जियाउद्दीन बर्नी ने फतवा ए जहांदारी लिखा है। ठीक है ना, अमीर खुसरो ने 3 लिखे हैं। कौन कौन से? किरान उस सादेन, आशिक और तुगलक नामा लिखा है। इब्न बतूता ने रहला लिखा है। तो अब आप समझ ही गए होंगे इसका सही ऑप्शन क्या होगा, अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित का मिलान करिए। एक तरफ सूची नंबर 1 दी है, दूसरी तरफ सूची नंबर 2 दी हुई है। सूची नंबर ए में दिया है तुगलकाबाद किला, लाल किला, हौज खास, द सिटी ऑफ सिरी, और इधर शासक का नाम दिया है अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां, फिरोज शाह तुगलक और गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है ना, मतलब कौन से शासक ने किसका निर्माण करवाया है वो हमें मिलान करना है। तो आइए मिलान करते हैं। तो पहला हम लोग क्या देखें? तुगलकाबाद अगर हम लोग देखें, क्या देखें? तुगलकाबाद किला अगर हम लोग देखें तो इसको किसने बनवाया है? गियासुद्दीन तुगलक ने बनवाया है, यानी कि ए वाला चौथे में हो जाएगा। अगर लाल किला को हम लोग देखें तो लाल किला को किसने बनवाया? तो शाहजहां ने बनवाया, तो ये बी हो जाएगा। ठीक है ना, हौज खास को अगर देखें तो हौज खास को दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने ही बनवाया है, यानी सी हो जाएगा। और जब सिटी ऑफ सिरी की बात करूँ तो सिटी ऑफ सिरी किसने बनाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने बसाया है। ठीक है ना, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसके हिसाब से अब हम लोग देखना शुरू करते हैं, कूट को मिलाना शुरू करते हैं। ठीक है ना, तो कूट को अगर हम लोग सही तरीके से मिलाना शुरू करें तो इसका सही ऑप्शन क्या बनेगा? तुगलकाबाद किला। तुगलकाबाद किला कहाँ पे है आपका? तुगलकाबाद फिरोज शाह तुगलक ने बसाया है। तो ऑप्शन को हम लोग कवर करते हैं। ए किसमें है? ए का पहला क्या हो जाएगा दोस्तों? ए का पहला हो जाएगा 4। तो ए का 4 किसमें है? ये रहा बी में और सी में। ठीक है ना, दूसरा बी है तो बी का दूसरा है, तो बी का दूसरा यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद सी का क्या है? सी का तीसरा है तो सी का तीसरा होगा। डी का पहला है तो डी का पहला होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, समझ ही गए होंगे अब ये। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई है? 4 ऑप्शन है, चित्रकला, स्थापत्य कला, नृत्य कला या संगीत कला। तो दोस्तों सल्तनत काल में स्थापत्य कला का जो उन्नति है ये सर्वाधिक हुआ करती है। ठीक है ना, जो भारतीय स्थापत्य कला के क्षेत्र में दोस्तों जिस शैली का विकास हुआ करता है वो भारतीय और इस्लामी शैलियों का सम्मिश्रण है। इसीलिए भारतीय स्थापत्य कला की शैली को हम लोग इंडो इस्लामिक शैली भी बोला करते हैं। और सल्तनत काल में दोस्तों स्थापत्य कला की सल्तनत काल में स्थापत्य कला का जो सर्वाधिक उन्नत हुआ करता है। ठीक है ना, और अगर हम लोग स्थापत्य कला का अगर कुछ उदाहरण हम लोग
देखें तो सबसे बड़ा उदाहरण तो हम लोग देखते हैं जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये क्या है, स्थापत्य कला का एक जीता जाता उदाहरण है, ठीक है ना। मतलब इंडो इस्लामिक शैलियों में जो बना स्थापत्य कला है, इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा कुतुब मीनार देख सकते हो, सुल्तान गढ़ी देख सकते हो, और सुल्तान बलबल का मकबरा देख सकते हो, अलाई दरवाजा देख सकते हो। तो ये सब दोस्तों स्थापत्य कला का बहुत ही जीता जागता उदाहरण हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों अब आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे उन प्रश्नों को जो आपके सीबीटी में पूछे गए हैं। सीबीटी का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आप लोगों के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको हम लोग आइए सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था सीबीटी में कि किस विश्व विरासत स्थल ने इल्तुतमिश की कब्र है, तो कुतुब मीनार परिसर में, ठीक है ना। एक क्वेश्चन यही पूछा गया था कि चांदी का टंका किसने चलाया था, तो चांदी का टंका इल्तुतमिश ने चलाया था, ठीक है ना। लौह स्तंभ कहाँ स्थित है, तो लौह स्तंभ दोस्तों कुतुब मीनार भवन समूह में स्थित है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है, तो अलाई दरवाजा दोस्तों कुतुब मीनार में स्थित है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कुतुब मीनार डैश में स्थित है, तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभ्यास गुजरात, रणथंभौर, देवगिरी, चित्तौड़ में से किस क्षेत्र के विरुद्ध हुआ था, तो अलाउद्दीन का जो पहला सैन्य अभ्यास था दोस्तों वो रणथंभौर के विरुद्ध हुआ करता है, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया, तो तैमूर ने नसरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में क्या किया, आक्रमण किया। उसके बाद लैला मजनू, नूह सिपिहर, आशिक, तूतीनामा में से कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं मानी जाती है, तो दोस्तों इनमें से जो तूतीनामा है, ये तूतीनामा जो रचना है ये अमीर खुसरो की नहीं है। इसके अलावा जो तीनों लैला मजनू, नूह सिपिहर और आशिका, ये तीन के तीनों ही दोस्तों ये तीन के तीनों ही खुसरो की, अमीर खुसरो की रचना है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मीर हसन दहलवी निम्नलिखित में से किसके दरबार में था, तो मीर हसन दहलवी दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन, शमसुद्दीन इल्तुतमिश तथा रजिया को अपने शासनकाल की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें, तो सही क्रम में अगर व्यवस्थित करें तो सबसे पहले शासनकाल किसका होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का होता है। उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश का होता है जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद हुआ करता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर दोस्तों कौन आता है, इल्तुतमिश की बेटी रजिया का शासनकाल आया करता है जो कि 4 वर्षों तक शासन किया करती है, ठीक है ना। उसके बाद फिर अंतिम में आता है गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी, तो रजिया सुल्तान दोस्तों शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। उसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किसने कहा था हुनुज दूर अस्त, हुनुज दूर अस्त जिसका मतलब है दिल्ली अभी दूर है, तो ये कहा था हजरत निजामुद्दीन औलिया ने, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बदला था, ठीक है ना। उसके बाद 14वीं सदी में का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था, तो दोस्तों मोरक्को से भारत आया था, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि सल्तनत काल के इतिहास में पहली बार मंगोल क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए दिल्ली के किस सुल्तान ने एक अभियान की योजना बनाई, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ये योजना बनाई है, ठीक है। उसके बाद ये एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इलाही दरवाजा दिल्ली स्थित कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण के लिए डैश है, तो दोस्तों ये क्या है, एक प्रवेश द्वार है। जी हाँ दोस्तों, इलाही दरवाजा दिल्ली स्थित कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद प्रांगण के लिए एक प्रवेश द्वार है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया था ऑनलाइन में कि तुगलक राजवंश, लोधी राजवंश, सैयद राजवंश तथा खिलजी वंश को अपने शासन की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करिए, तो शासन अवधि के अनुसार सबसे पहले खिलजी वंश आता है, फिर तुगलक वंश आता है, फिर सैयद वंश आता है, उसके बाद अंत में लोधी वंश आया करता है, ठीक है। तो ये सही क्रम इसका यही होगा। फिर आता है डैश के नेतृत्व, यानी किसके नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला किया, तो चंगेज खां के नेतृत्व में, किसमें, चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला किया।
इसके बाद आपके ऑनलाइन सीबीटी बेस्ड टेस्ट में ही और भी क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें से क्वेश्चन लगभग हर बार हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने खराज, कनकुत, घरी एवं जकात में से किस कर की शुरुआत की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों घरी कर की शुरुआत की थी, घरी टैक्स की। फिर एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हौज खास किला किस भारतीय शहर में स्थित है। तो हौज खास किला दोस्तों दिल्ली में स्थित है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल ट्रिपल स्टार बनाइएगा, 2-3 बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में कि पोलो खेलते समय या फिर चैगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु होती है। तो चैगान खेलते समय घोड़े से गिर करके कुतुबुद्दीन ऐबक की ही मृत्यु हुआ करती है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश तथा जलालुद्दीन खिलजी में से किस एक को छोड़कर बाकी सबके समसामयिक थे। तो इल्तुतमिश को छोड़ करके, जी हाँ दोस्तों, जो प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो थे दोस्तों, जी आपके इल्तुतमिश के समकालीन भी थे, गियासुद्दीन के भी समकालीन थे, तो और जलालुद्दीन खिलजी के भी समकालीन थे, लेकिन इल्तुतमिश के समकालीन नहीं थे, ठीक है ना। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब इल्तुतमिश था। फिर पूछा गया था कि अमीर खुसरो कौन थे। तो अमीर खुसरो दोस्तों एक कवि थे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि खिज्र खां ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया। तो खिज्र खां ने सैयद राजवंश का प्रारंभ किया। उसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी। तो दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा फारसी थी। इसके अलावा कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है। तो दोस्तों कुतुब मीनार पास स्थित महरौली पिलर जो है वो अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और ये महरौली का पिलर जो है दोस्तों, ये आज भी एक आश्चर्य में बना हुआ है, क्योंकि आज तक इस पिलर में जंग नहीं लगा है, रस्टिंग बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चन जो कि दिल्ली सल्तनत या सल्तनत 1 से जितने भी आज तक 2006 से लेकर 2020 तक पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चन को हमने फाइनली सॉल्व करा दिया है। अब अगले सेशन में हम लोग दोस्तों सूफी और भक्ति आंदोलन से पूछे गए सभी क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना ना भूले। चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर इन वीडियोस की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबरों पर कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख के मैसेज कीजिएगा, तो हम आपको अपने IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको हमारे डेली वीडियोस के लिंक, वीडियोस की पीडीएफ, अपकमिंग एग्जामिनेशन डिटेल, अपकमिंग वैकेंसीज की डिटेल, कोचिंग मटेरियल, टेस्ट मटेरियल, स्टडी मटेरियल, डेली के न्यूज़पेपर, डेली के करंट अफेयर, बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को दी जाती है। साथ ही साथ अब आप हमको इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। टाइप कीजिए इंस्टाग्राम पे जाके IQ मेंटर, फॉलो कीजिए हमें वहां पे हमारे पोस्ट के माध्यम से डेली आपको कुछ ना कुछ नया और बेहतरीन सीखने को मिलेगा, जो आपके एग्जामिनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।